अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से बखैर वाफियत होंगे। मैं फैज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फैजाबाद नौगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम करता हूँ। तो आजकल हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शंस, और इसमें आज हम एक्सरसाइज 12.2 का पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो वी हैव हियर गिवन सम स्टेटमेंट्स, और हमें बताने कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट इनवर्स प्रपोर्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवर्स प्रपोर्शन। देखिए बेटा, इनवर्स प्रपोर्शन में हमने कहा कि अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज होंगी, से फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई, और अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होने से फॉर एग्जांपल माने एक्स इंक्रीज हो रहा है, एक्स के इंक्रीज होने से अगर वाई डिक्रीज होता है, इफ इंक्रीज इन एक्स leads to decrease in y, then we say that x and y are inverse proportion। या अगर x ही decrease होगा और y increase होगा, then we say that x and y vary inversely। So we say that two quantities x and y vary inversely if increase in one quantity leads to a decrease in the other quantity। और फिर हमने कहा कि इस केस में जो x और y का प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट आता है। जैसे डायरेक्ट प्रपोर्शन में x और y का रेशो वो कांस्टेंट आता है, इनवर्स प्रपोर्शन में x और y का प्रोडक्ट ये कांस्टेंट आता है। तो जब एक क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए, दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाए, तो हम कहेंगे ये क्वांटिटीज इनवर्स प्रपोर्शन। तो पहला पार्ट है द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। देखिए बेटा, कोई काम करने के लिए हमने कुछ वर्कर्स एम्प्लॉय किया, हमने कोई काम करने के लिए कुछ मजदूर लगाए। तो सीधी सी बात है, देखिए जितना हम जो मजदूर है इंक्रीज करेंगे उनकी तादाद, इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल और एम्प्लॉयज, चलिए हम लिखेंगे इंक्रीज इन एम्प्लॉयज, उससे क्या होगा, इससे जो टाइम टेकन वो डिक्रीज होगा। टाइम टेकन क्या होगा, डिक्रीज। जैसे हम, क्योंकि हम सारी जमींदारी से जमींदार तबके से ताल्लुक रखते हैं, तो हम अक्सर अपने खेतों में मजदूर लगाते हैं। तो देखिए बेटा, अगर आपके पास मानिए आपके पास 10 कनाल की खेत है और आपको इसमें थल लगानी है, पैडी प्लांटेशन आपको इसमें करनी है, तो यूजुअली हम इसमें मजदूर लगाते हैं ना। देखिए जितना जितना मजदूरों की तादाद इंक्रीज करते जाएंगे ना, टाइम उतना कम लगेगा। अगर आपको 10 कनाल जमीन में अगर आप 5 मजदूर लगाएंगे, तो मानिए उन 5 मजदूरों को 2 दिन लग जाएंगे ये काम करने के लिए। तो अगर आप 10 मजदूर लग जाएंगे तो इनको तो 1 ही दिन लगेगा। सो एज यू इंक्रीज द वर्क फोर्स, जितना आप वर्क फोर्स इंक्रीज करोगे, जितना आप लेबरर्स इंक्रीज करोगे, टाइम टेकन डिक्रीज हो जाए। सो एज वी इंक्रीज द एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, द टाइम टेकन विल डिक्रीज। तो यहां जब हम इंक्रीज कर रहे हैं एम्प्लॉयज में, टाइम टेकन क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और दूसरी क्वांटिटी फिर डिक्रीज हो रही है। तो एक क्वांटिटी के इंक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। तो इस केस में क्या है कि जो नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द टाइम टेकन दे आर इनवर्स प्रपोर्शन। तो यहां ये क्या बनाते हैं, इस केस में ये इनवर्स प्रपोर्शन बनाते हैं। सो इन दिस केस इट इज इनवर्स प्रपोर्शन इज फॉर्म। फिर दूसरा केस है टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड ए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी, when equal distances are traveled in equal intervals of time, when equal distances are traveled in equal intervals of time, in equal intervals of time, then we say that the speed is uniform. Then the speed is uniform.
तो बेटा जब स्पीड यूनिफॉर्म होगी, जो टाइम टेकन होगा, तो टाइम टेकन इंक्रीज नहीं होगा ना डिक्रीज होगा, ना टाइम टेकन इंक्रीज। जब स्पीड यूनिफॉर्म होगी तो पहले 1 घंटे में मानिए 10 किलोमीटर, मानिए पहले 1 आवर में 10 किलोमीटर की डिस्टेंस निकाली, तो यूनिफॉर्म स्पीड है। दूसरे आवर में भी ऐसे ही 10 ही किलोमीटर निकलेंगे, तीसरे आवर में भी 10 ही किलोमीटर की डिस्टेंस निकलेगी। तो यहां पर स्पीड यूनिफॉर्म होने की वजह से एक क्वांटिटी इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। हालांकि यहां पर 1 आवर है, 10 किलोमीटर 2 आवर, यहां पर आवर्स इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो सेम रहती है ना। लिहाजा इस केस में न ये इनवर्स प्रपोर्शन है न ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है। फिर तीसरा केस है एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्ट। देखिए भाई, जितना जितना हम लैंड ज्यादा कल्टिवेट करेंगे उतनी उतनी इन्वेस्ट हमारी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे अगर हम 1 कनाल लैंड लेंगे, 1 कनाल, इसमें से यूजुअली हम प्रोड्यूस करते हैं 10 बैग्स ऑफ पैडी। हम इसी पैडी काम के साथ लगे रहते हैं। 1 कनाल के लैंड से हमें यूजुअली 10 बैग्स पैडी निकलती। अब अगर 2 कनाल होंगे तो क्या होगा, 20 बैग्स निकलेंगे। अगर 3 कनाल होंगे तो 30 बैग्स निकलेंगे। तो देखिए भाई, जितनी जितनी हम लैंड इंक्रीज करते जा रहे, जो क्रॉप है उसकी तादाद भी इंक्रीज होती जा रही है, यील्ड ऑफ द क्रॉप वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों क्वांटिटीज इंक्रीज हो रही। जब दोनों क्वांटिटीज इंक्रीज होंगी या दोनों क्वांटिटीज डिक्रीज होंगी, वो क्या होती है, वो डायरेक्ट प्रपोर्शन है। तो यहां पर ये क्या है, ये डायरेक्ट प्रपोर्शन। यहां पर ये इनवर्स प्रपोर्शन नहीं बना रहे, क्योंकि लैंड भी इंक्रीज हो रही है और जो यील्ड ऑफ द क्रॉप वो भी इंक्रीज ही होगा। लिहाजा यहां पर ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है, ये इनवर्स प्रपोर्शन नहीं है। फिर है नेक्स्ट इज द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। देखिए बेटा, मानिए आपको एक जर्नी ट्रैवल करनी है। फॉर एग्जांपल यू हैव टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर से फॉर एग्जांपल, क्या आपको 300 किलोमीटर की एक डिस्टेंस ट्रैवल करनी है। तो जितनी आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, देखिए अगर आप चलेंगे ना एट द रेट ऑफ फॉर एग्जांपल अगर आप जाएंगे विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, अगर आप 1 घंटे में 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगे तो हमें कितना टाइम लगेगा, विल टेक 6 आवर्स। ठीक है, तो 50 किलोमीटर पर स्पीड पर हमें 6 आवर्स का टाइम लगेगा। अब अगर आप स्पीड इंक्रीज करेंगे, अब अगर माने हमारी स्पीड होगी 100 किलोमीटर पर आवर, तो फिर तो 3 ही घंटे लगेंगे। ठीक है, तो देखिए भाई 50 किलोमीटर पर आवर पर हमें 6 घंटे का टाइम लगा, लेकिन अगर हम 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड रखेंगे तो 3 ही घंटे लगेंगे। तो जितनी हमारी स्पीड इंक्रीज होती जा रही, जो टाइम टेकन वो डिक्रीज हो। जैसे अगर हम आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे अपनी मंजिल की तरफ, तो हमें अगर 1 घंटा लगेगा। फिर दूसरे केस में हम अगर दौड़ते हुए जाएंगे तो ऑब्वियसली हमें 1 घंटा नहीं लगेगा, 1 घंटे से कम टाइम लगेगा। So as our speed increases, the time taken to travel a fixed distance, it will decrease. Hence देखिए, ये जो स्पीड है, स्पीड इंक्रीज होने से टाइम डिक्रीज हो गया। एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी, दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो गई। सो इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन। क्या ये है इनवर्स प्रपोर्शन। नेक्स्ट केस है द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। देखिए बेटा, एक कंट्री है, उसकी पॉपुलेशन जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ लैंड ऑक्यूपाइड बाय पर पर्सन। तो मानिए जैसे अगर आप बात करेंगे, फॉर एग्जांपल एक लैंड है, एक कंट्री है, वहां की आबादी है 10 लाख। ठीक है, तो मानिए एक कंट्री है, उसकी अब जो पॉपुलेशन है
पॉपुलेशन ये मानिए 10 लाख, ठीक है। एंड से फॉर एग्जांपल एरिया ऑक्यूपाइड बाय एरिया पर पर्सन, इट इज 40 किलोमीटर। से फॉर एग्जांपल देखिए बेटा 10 लाख पीपल की आबादी में हर एक शख्स के हिस्से में, अब अगर मानिए चलिए 40 तो ज्यादा होगी, से फॉर एग्जांपल 4 किलोमीटर आगे, ठीक है। अब अगर यहां आबादी इंक्रीज करेंगे, अगर आबादी हम 10 लाख से 20 लाख कर देंगे तो हर एक जो सिटीजन है उसके हिस्से में फिर 2 ही किलोमीटर आएंगे। अब अगर हम आबादी 20 से 40 लाख कर देंगे, ठीक है, 40 लाख कर देंगे तो हर एक शख्स के हिस्से में सिर्फ 1 ही किलोमीटर आएगा। तो आबादी इंक्रीज होने से जो एरिया पर पर्सन जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। सो एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, तो लिहाजा ये क्या है, ये भी इनवर्स प्रपोर्शन है। यहां भी एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, लिहाजा ये क्या है, ये इनवर्स प्रपोर्शन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ ₹1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द विनर्स। देखिए बेटा एक टेलीविजन शो है, वहां पर 1 लाख रुपए का प्राइज बांटना है विनर्स में। जितने भी विनर्स होंगे इस शो के उनको 1 लाख रुपए का प्राइज देना है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब हमारे पास एक टेबल है, हमें इस टेबल को फिल करना है। देखिए इस तरह है, नंबर ऑफ विनर्स एंड प्राइज फॉर ईच विनर, प्राइज फॉर ईच विनर इन रुपीज। तो बेटा देखिए, जब क्योंकि 1 ही लाख रुपया बांटना है ना, ओनली ₹1 लाख इज टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द विनर्स, तो फिर जितना बेटा देखिए जितने हमारे पास विनर्स इंक्रीज होते जाएंगे, जो कैश प्राइज फॉर ईच विनर वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। यानी अगर एक ही शख्स, मानो अगर एक ही शख्स ये गेम शो जीतता है तो उसको तो बराबर 1 लाख रुपया मिलेगा, है ना। अब अगर 2 लोग जीतते तो उनको क्या मिलेगा, 50-50 हजार मिलेंगे ना, ठीक है। अगर 3 लोग माने 4 लोग अगर जीतते हैं तो इनको 25,000 ही मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं कि एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ विनर्स इंक्रीज हो रहे हैं और जो प्राइज ईच विनर वो डिक्रीज होता जा रहा है। एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही। तो यहां पर ये क्या है, इट्स अ केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन। तो वही क्वेश्चन आप कहता है भाई अगर एक शख्स होगा उसको तो 1 लाख मिलेगा, 2 को 50,000 मिलेंगे, अगर 2 विनर्स होंगे उनको कितना मिलेगा, 50,000। ये मैं थोड़ा एक विनर को 1 लाख मिलेगा, ठीक है। अब अगर 2 विनर्स होंगे उनको तो 50-50 हजार मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर 4 विनर होंगे, अब क्वेश्चन क्या था भाई, अगर 4 विनर होंगे तो उनको कितना मिलेगा। इसी तरह अगर 5 विनर होंगे तो एक विनर को कितना मिलेगा। अगर 8 विनर होंगे तो एक विनर को कितना मिलेगा, 10, 20 एंड सो। तो सीधी सी बात है, जितने हमारे विनर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, जो प्राइस ईच विनर है दैट डिक्रीजेस, हेंस इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन। So clearly it is the case of inverse proportion। तो बेटा इनवर्स प्रपोर्शन में हमने क्या पढ़ा है कि जो x और y उनका प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहता है। डायरेक्ट प्रपोर्शन में x और y का रेशो कांस्टेंट रहता है। सो इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन।
लिहाजा जो x और y है इनका रेशो, इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट है। तो देयरफॉर देखिए आप लिख सकते हैं 1 into 1 लाख ये होगा बराबर 2 into 50,000, इट विल बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 1। सो देयरफॉर 1 डिवाइड बाई 1 into 1 लाख, 1 into 1 लाख, या कोई लिखे 2 into 50,000, ये किसके बराबर होगा? ये होगा बराबर 4 into y। ठीक है, देखिए 1 into 1 लाख तो 1 लाख ही हो गया, इज इक्वल 4 into y इज 4y, और y इज इक्वल टू 1 लाख डिवाइडेड बाई 4। 4 1 और 4, ये यहां पर 1 0 0 100 है, 4 into 25 इज 100, और फिर आएंगे 3 0। अगर विनर्स कितने होंगे? अगर विनर्स 4 होंगे तो हर एक विनर को 25,000 मिलेगी। ठीक है, इसी तरह दूसरे केस में अब अगर विनर्स की तादाद 5 है, अगर अब 4 के बदले कितने विनर है? 5 है, तो हम फिर क्या लिखेंगे? वही लिखेंगे 1 into 1 लाख। अगेन यहां आप क्या लिखेंगे? 1 into 1 लाख। अब यहां पर लिखना है 5 into y, 5 into y। Then 1 into 1 lakh is equal to 5 into y is 5y. So y is equal to 1 lakh divided by 5. 5 1 are 5, 5 20s are 100. तो फिर 20,000 बने। तो अगर विनर्स 5 होंगे तो हर एक विनर के हिस्से में 20-20 हजार आएंगे। अगर विनर 10 होंगे तो हर एक विनर के हिस्से में कितना आएगा? आगे आप खुद करेंगे। 8 के लिए, 10 के लिए, 20 के लिए आप खुद करेंगे। तो तीसरे केस में आप लिखेंगे 8 into 1 लाख, 1 into 1 लाख, 1 into 1 lakh is equal to 8 into y। फिर लिखेंगे 1 into 1 lakh is equal to 10 into y। Then 1 into 1 lakh is equal to 20 into y। आपको निकलेगा वैल्यू ऑफ y। तो इस पर मैं आपको होमवर्क देता हूं, वो आप खुद करेंगे। अब बेटा सपोज करिए हर एक विनर के हिस्से में रुपीज 2,000 डालते। सपोज ईच विनर गेट्स 20,000 रुपीज 2,000, तो आपको बताना है कि कितने विनर होंगे। हर एक विनर के हिस्से में अगर 500 रुपया आएंगे तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ विनर्स कितने होंगे। ये दो आपके लिए होमवर्क है। प्रोसीजर सेम है, करना वही है जो आपने इससे पहले पार्ट्स में किया। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। रहीम इज मेकिंग ए व्हील यूजिंग स्पोक्स। देखिए बेटा रहीम है, ये एक व्हील बना रहा है। जैसे आपको पता है साइकिल का व्हील आपने देखा होगा, उसमें स्पोक्स होते हैं, है ना। तो इसी तरह रहीम एक व्हील बना रहा है और उसमें वो स्पोक्स डाल रहा है। ये माने व्हील है, ये इसमें इस तरह स्पोक्स डाल रहा है। ठीक है। So Rahim is making a wheel using spokes. He wants to fix equal spokes in such a way that the angle between any pair of consecutive spokes are equal. तो बेटा ये इस तरह करना चाहता है, स्पोक्स लगाना चाहता है कि कोई भी दो consecutive spokes के दरमियान जो एंगल बनेगी वो कांस्टेंट होनी चाहिए। माने अगर यहाँ पर 60 डिग्री एंगल बनाएगा तो यहाँ पर भी 60 होनी चाहिए, यहाँ पर भी 60 डिग्री एंगल होनी चाहिए, यहाँ पर भी 60, यहाँ पर भी 60, यहाँ पर भी 60, ये भी 60, ये भी 60 आनी चाहिए। या अगर वो यहाँ पर 70 डिग्री के एंगल बनाएगा, यहाँ भी 70 बनानी है, यहाँ भी 70, यहाँ भी 70। तो दो कंसेक्यूटिव स्पोक्स के दरमियान जो एंगल है वो सेम होनी चाहिए। इन सच ए वे दैट द एंगल बिटवीन एनी पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स आर इक्वल। हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। अब बेटा यहाँ पर एक टेबल है, ये हमें फिल करना। टेबल इस तरह है। नंबर ऑफ स्पोक्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ स्पोक्स और फिर है एंगल बिटवीन पेयर ऑफ consecutive spokes।
एक का नाम हम रखेंगे x और दूसरी क्वांटिटी का नाम रखेंगे y। देखिए अगर ये 4 स्पोक्स लगाता है, अगर ये 4 स्पोक्स लगाता है 1 2 3 एंड 4, फिर कोई भी 2 स्पोक्स के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री बनेगा। So for 4 spokes, the angle between any 2 consecutive spokes is 90 degree. अब अगर ये 6 स्पोक्स लगाता है तो 2 स्पोक्स के दरमियान जो डिस्टेंस बनेगी, सॉरी नॉट डिस्टेंस बट एंगल बिटवीन द 2 consecutive spokes, अगर 6 लगाता है 5 और 6, तो 2 स्पोक्स के दरमियान एंगल बनेगी 60 डिग्री। तो हमें बताना है कि अगर 8 स्पोक्स लगाएगा तो 2 स्पोक्स के दरमियान कितनी एंगल बनेगी। अगर ये 10 स्पोक्स लगाएगा 2 स्पोक्स के दरमियान कितनी डिग्री की एंगल बनेगी। इसी तरह अगर ये 12 स्पोक्स लगाएगा तो 2 स्पोक्स के दरमियान की एंगल कितनी होगी। देखिए बेटा, जितनी जितनी ये स्पोक्स इंक्रीज करता जाए, जो एंगल बनेगी बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव स्पोक्स वो डिक्रीज होगी। तो एक क्वांटिटी इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, लिहाजा क्या है ये इनवर्स प्रपोर्शन। तो इट इज द केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन, इट इज द केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन, क्योंकि एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। तो लिहाजा बेटा जो x और y उनका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। देयरफॉर x इंटू y ये किसके बराबर आएगा, ये किसी कांस्टेंट के बराबर आएगा। अब पहले केस में हमारे पास x 4 और y 90 है, या x 6 और y 60 है। तो कोई कोई 4 और 90 का प्रोडक्ट ले या कोई 6 और 60 का प्रोडक्ट ले, दोनों केसों में आंसर सेम आएगा। तो देयरफॉर और हेंस देखिए, अगर मैं अब लूंगा 4 इंटू 90, या कोई चाहे तो वो लिखे 6 इंटू 60, वो भी ठीक है। इट विल बी इक्वल टू 8 इंटू, अब यहां पर क्या है, यहां पर y है, 8 इंटू y। तो 4 और 90 का प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, ये 8 और y के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। या कोई चाहे लिखे 6 और 60 लिखे, यहां पर 6 और 60 वो भी आएगा बराबर 8 इंटू y। और दिस इंप्लाइज, देखिए प्रोडक्ट करेंगे, 4 into 0 is 0, 4 9s are 36, so 360 is equal to 8y, or this implies y is equal to 360 divided by 8. 8 1 are 8, 8 4s are 32, 36 minus 32 कितना बनेगा, 36 में से 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे वो 4 रहेगा, ये बनेगा 40, 8 5s are 40। तो बेटा अगर नंबर ऑफ स्पोक्स कितने होंगे, 8 होंगे, तो 2 कंसेक्यूटिव स्पोक्स के दरमियान जो एंगल है वो बनेगी 45 डिग्री। ठीक है। इसी तरह अब अगर हमारे पास स्पोक्स 10 होंगे तो हम क्या लिखेंगे, अगेन 4 इंटू 90, क्या लिखेंगे 4 इंटू 90, यहां पर हेंस के बाद लिखेंगे अगेन 4 इंटू 90 इज इक्वल टू, अब 8 के बदले 10 लिखेंगे, 8 के बदले क्या लिखेंगे 10, so we get 4 into 90 is equal to 10 into y is 10y, 4 into 90 is 360, 4 into 90 is 360, so 360 is equal to 10y, y will be equal to 360 divided by 10, तो 10 का 0 360 का 0 कैंसिल कर देंगे, वहां क्या रहेगा, वहां रहेगा 36। तो अगर नंबर ऑफ स्पोक्स 10 होंगे तो 2 स्पोक्स के दरमियान जो एंगल होगी वो होगी 36 डिग्री। इसी तरह अब आपको क्या करना है, 4 इंटू 90 इज इक्वल, अब लिखना है 12 इंटू y। ठीक है, तो फिर इसी तरह आप प्रोडक्ट करेंगे, यू विल गेट एंगल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव स्पोक्स। चलिए इस पर भी अगर होमवर्क रखेंगे। अब मानिए बेटा 2 स्पोक्स के दरमियान 20 डिग्री के एंगल है। सपोज 2 स्पोक्स के दरमियान कितनी डिग्री के एंगल है, 20 डिग्री के एंगल। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ स्पोक्स कितने होंगे, नंबर ऑफ स्पोक्स कितने होंगे। या अगर 2 स्पोक्स के दरमियान 10 डिग्री के एंगल रखेंगे तो आपको फिर बताना है कि नंबर ऑफ स्पोक्स कितने होंगे। होप क्या आपको ये आएगा।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। मजीद क्वेश्चन पर इंशाल्लाह कल के वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप देखते रहिए। अल्लाह हाफिज।